बैठो। सब सुन रहे क्या? सार्थक, ए सार्थक, सार्थक ना? ओके, सो हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे बेटा? प्रेडिक्शन तक हो गया, लिख दिया। तभी हमको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना है। इससे जबरा सुन ना बच्चे, तो मेरे से कुछ मैं तेरे को बताता। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग सर्च मार तेरे को मिलेगा। बस अंदर सुनो सब, छोटू सुन, सब सुनो। हम बात कर रहे थे, हाँ आपने क्या बोला? कैलोरीमेट्री बाकी है। बेटे कैलोरीमेट्री क्या बेटा पता है? जैसे कैलोरीमीटर क्या है? व्हाट इज कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें थर्मोमीटर भी रहता है, उसका लीड भी रहता है, हम उसमें प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रख सकते हैं। गेटिंग इट? इट्स अ डिवाइस। उसमें कोई लिक्विड रखा है, हीट सप्लाई करेगा तो हीट वो वेसल खुद भी एब्सॉर्ब करेगा, उस अंदर के लिक्विड या सब्सटेंस को भी देगा। तो मतलब कैसे जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है ना, एक्सचेंज ऑफ हीट या ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस, उस तरह के सम्स रहते हैं। वो सम्स के ऊपर ऐसा उसका कुछ मतलब नहीं है। समझा बेटा? कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर इज नथिंग बट जस्ट अ वेसल। हाँ, अब उस पूरे प्रोसेस को हम लोग कैलोरीमेट्री में काउंट कर लेते हैं। अगर कोई लिक्विड हम लोगों ने रखा या कोई सब्सटेंस रखा, हमने उसको हीट सप्लाई किया तो उसका कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही टेम्परेचर किसका बढ़ेगा? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर कितना हीट अब्सॉर्ब करेगा उसके मास पे डिपेंड करेगा, उसके स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करेगा, उसका राइजिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और राइजिंग टेम्परेचर और फॉलिंग टेम्परेचर कौन मेजर करेगा? उसके अंदर लगा हुआ थर्मोमीटर, तो हमारा कैलोरीमीटर होता है। ठीक है, तो अभी एक लास्ट पार्ट यहाँ पे बचा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। पढ़ेगा बेटा स्टेटमेंट क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का? एक बार जरा पढ़ो स्टेटमेंट, व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग? Newton's law of cooling states that the rate of fall of temperature is directly proportional to excess temperature provided excess temperature is small. बराबर है कि नहीं? यही दिया है कि नहीं बेटा? पढ़ा सब लोगों ने? पढ़ो एक बार। छोटू पढ़ेगा बेटा एक बार जोर से पढ़ कंफर्टेबल रह पढ़। According to Newton's law of cooling, the rate of loss of heat dT by dt of the body is directly proportional to the difference of temperature T minus T naught of the body and the surrounding, provided the difference in temperature is small. Mathematically, this may be expressed. Okay, अभी पॉइंट ऐसा है, देख अभी शायद स्टेटमेंट से इतना अच्छे से नहीं समझेगा, एक एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से समझेगा। उसका मीनिंग क्या है? रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर। डिफरेंस इन टेम्परेचर का मतलब क्या? एक्सेस टेम्परेचर। अब एक्सेस टेम्परेचर का ही मतलब है, मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूँ विद एग्जांपल। उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या रेट से हीट एमिट होगा। उसका दो स्टेटमेंट है, रेट ऑफ एमिशन ऑफ हीट और रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। देखा जाए तो दोनों एक ही है ना बेटा। जब हीट एमिट होगा तो उसका टेम्परेचर तो फॉल ही होगा, हीट गेन करेगा तब टेम्परेचर राइज होगा ना। तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर बोलो या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोलो, वन ऑफ द सेम थिंग। जैसे अपने बुक में लोगों ने दिया रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, ऐसे किसी दूसरे बुक में दिया रहता है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेस टेम्परेचर। अब एक्सेस टेम्परेचर का क्या मतलब मैं बता ही देता हूं। इससे बेटा किसी बॉडी को आपने 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रेज कर दिया, सीधी सी बात, उसके लिए आप लोगों ने हीट दिया होगा। तो 0 से 80 डिग्री सेल्सियस तक उसके अंदर हीट सप्लाई कर दिया 80 डिग्री सेल्सियस तक।
तो कहने के लिए बॉडी का टेम्परेचर कितना 80 डिग्री सेल्सियस, बट एक्सेस कितना है ओनली 30, सॉरी एक्सेस कितना ओनली 50। क्यों? हमारे सराउंडिंग का ही टेम्परेचर 30 है, हमारे सराउंडिंग का ही टेम्परेचर कितना है 30, तो उसके ऊपर कितना ज्यादा राइजिंग टेम्परेचर हुआ 50, तो उसका एक्सेस टेम्परेचर कहलाएगा 50। बॉडी का टेम्परेचर कितना है 80, बट एक्सेस कितना कहलाएगा 50। क्यों 50 बोलो? क्योंकि सराउंडिंग का ही टेम्परेचर 30 है। मान ले सराउंडिंग का ही टेम्परेचर 35 है, तो एक्सेस कितना होगा 45। होप यू आर गेटिंग दिस। तो एक्सेस टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर उतना जल्दी जल्दी होगा। तो एक काम करेंगे सब लोग, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। बेटा मिनट, सबसे पहले आप लोग स्टेटमेंट लिखो, वहां पे दिया हुआ भी है, स्टेटमेंट दिया हुआ भी है। यहाँ देखो क्या स्टेटमेंट, dt, dt क्या बेटा बोलो? डी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, बट यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉस की बात कर रहे हैं, फॉल इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। पर लिखेंगे तो dt, dt मतलब चेंज होता। अब वो चेंज में बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करता है बेटा। लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? कम होने की बात कर रहे हैं। तो dt बाई डी स्मॉल टी, डी स्मॉल टी क्या है? टाइम, टाइम। और डी बड़ू टी क्या है? टेम्परेचर, बड़ू टी। इसके लिए मैं डी थीटा बोल रहा था, थीटा बोले तो वो भी टेम्परेचर ही है, तो क्या टी ऐसा कंफ्यूज नहीं हो। बट ठीक है, जो बुक्स में दिया वही लिखते हैं हम लोग। डी बड़ू टी अपॉन डी छोटू टी is directly proportional to T minus T0। T क्या है? बॉडी का टेम्परेचर, T0 क्या है? सराउंडिंग का टेम्परेचर, जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो बॉडी का टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर, वही हमारा एक्सेस टेम्परेचर होगा कि नहीं? बराबर है। इसके लिए डी बड़ू टी अपॉन डी छोटू टी इक्वल्स टू, जब कभी भी साइन को यहाँ से रिमूव करेंगे, we must use some constant and that constant is c, और यहाँ पे हो जाएगा t minus t। यही दिया है बेटा, where c is constant। तो मैं क्या बोलता हूँ, जो स्टेटमेंट बुक में दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट बुक में दिया हुआ है वो स्टेटमेंट लिख लो, हेडिंग डालो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वो स्टेटमेंट लिखो, और स्टेटमेंट के नीचे जो लिखा है ना बेटा, कहां से कहां तक लाओ बता दो। पेज नंबर 139, पेज नंबर 139, ये देखो 139 का राइट हैंड साइड, यहां से बेटा पेज नंबर 139 का राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो आपको लिखना है। क्या, कहां से कहां तक लिखना है? मार्क कर लो। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डी बड़ू टी अपॉन डी छोटू टी of the body is directly proportional to difference of temperature T minus T0 of the body and surrounding, provided the difference in temperature is small। ठीक है। और उसके बाद जो लिखा है ना बेटा, ये जो दो लाइन लिखा है नीचे, D capital T upon D small t is directly proportional to T minus T0, therefore D capital T upon dt equals to C T minus T0, where C is constant of proportionality। बराबर है। और ना और भी लिख लेना उधर, T0 is temperature of the surrounding, ये मेंशन नहीं किया है ना, उसको भी मेंशन कर लेना। T0 is temperature of the surrounding, और T क्या है? temperature of the body। dt क्या है? change in temperature। dt क्या है? change in time। बेटा अभी 100 है तो 80 होने में थोड़ा समय तो जाएगा ना, इंस्टेंट तो नहीं हो सकता। सच बोले तो इंस्टेंट भी हो सकता है, बट उसके लिए उसको पानी में डालना पड़ेगा, बट वहां पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिर काम नहीं करेगा। उसको हम बोलते हैं एनालिंग, पढ़ाया था इलास्टिसिटी में, एनालिंग याद करो, एनालिंग पढ़ाया था, किसी बॉडी को क्विकली कूल करना, तो वो प्रोसेस हमें नहीं करना। हॉट बॉडी को रख दो, देखो कितने टाइम में कूल होता है। गेटिंग में दिस? तो आप लोग इतना फटाफट छापो, तब तक मैं ना एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ। सबको समझा क्या लिखना है? पेज नंबर 139। यस, ओके ओके बेटा, ओके कम ऑन।
कुछ भी बोल मत, सार्थक हीरो हमारा मस्त खेलता है ना सार्थक? ओके चलो अब मेरी बात सुनो जरा सब ध्यान से देखो। यहाँ पे सबका हो गया और लिख के स्टेटमेंट वगैरह सब लिख लिया ना। T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर सब लिख लिया है। अब ध्यान से जरा देखो, ये बताइए यहाँ देखो सब थोड़ा शिफ्ट हो जाए, दिखाई नहीं देगा आप लोगों को, दिखाई नहीं देगा। शिफ्ट 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 अपने ही बारे में सोचेगा मेरा बच्चा, है भी तेरे ही भाई है ये लोग। दिख रहा है? चलो यहाँ देखो इनफ क्या दिख रहा है। यहाँ देखो कोई बॉडी है, किसी बॉडी को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक हीट सप्लाई किया, 0 से लेके 80। सो कहने के लिए उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है, बट हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 30। ये तो उसको भी मेंशन कर देता, 30 क्या है। सराउंडिंग टेम्परेचर कितना बेटा बोलो 30। तो एक्सेस कितना हुआ 50। लिख दिया एक्सेस टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर इस बॉडी को कूल करने के लिए छोड़ देंगे जितना भी समय लगे, आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, फाइनली वो आके 30 पे ही रुकेगा ना, क्योंकि सराउंडिंग का ही टेम्परेचर 30 है। वो 0 तक जाएगा क्या? नहीं जाएगा।
जितना एक्सेस है उतना ही नॉर्मल होकर सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ये तो पहले लेक्चर में हमारी बात हुई थी कि एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स एक्सचेंज द हीट एंड फाइनली किसको मेंटेन करता, सराउंडिंग। सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहेगा उसी को मेंटेन करता है। ये बेटा आप मेरी बात सुन रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो चश्मे वाले भाई साहब, आप मेरी बात सुन रहे हो? नहीं सुन रहा है, बहरा है, बहरा है, सुन सकता है ना मेरा बच्चा? देख दो ही कंडीशन में तू नहीं सुन सकता, या तो तू बहरा है या मंद है। रुको, जहां तक पता तू बहरा भी नहीं और मंद भी नहीं है, मतलब फिर तेरी मटर गश्ती है मेरा बच्चा, तो मेरी बात नहीं सुन रहा है। मैं बकवास करूं तो मेरी बात मत सुन। क्यों लिखने का मेरा बच्चा, बाद में लिखना, पहले समझना बेटा प्लीज, ऐसा मत करना, ठीक है? यहाँ देखेगा अभी कुछ बच गया तो लिख ले बाद में, वो तो कहीं नहीं जाएगा, देख के लिखना, कभी भी लिख सकते, ये समझना जरूर। फिर ये भी पेंडिंग रह जाएगा, तो उसे पूछना पड़ेगा, क्या फायदे का। ध्यान से सुन सब। यहाँ देख, सो 30 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, एक्सेस इज 50 डिग्री सेल्सियस, बराबर है। अब मान लो हम उसको कूल करने के लिए छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे 80 से 30 पे ही आएगा, जैसा मैंने बताया है। हम बीच में एक और टेम्परेचर कंसीडर कर लेते हैं 55। टोटल एक्सेस कितना था 50, उस 50 को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 80 से 55, कितना फॉलिंग टेम्परेचर हुआ 25 डिग्री सेल्सियस, और फिर 55 से 30, इधर भी 25 डिग्री सेल्सियस का फॉलिंग टेम्परेचर है, बराबर है। मान लो इसको 80 से 30 तक आने के लिए टोटल 1 आवर लगता है। कितना लगता है बेटा, बोलो? 1 आवर। 1 आवर 1 घंटा लग रहा है, बोले तो 60 मिनट लग रहा है, 60 मिनट्स। तो उसको 80 से 55 तक आने के लिए सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, और 55 से 30 तक आने के लिए 45 मिनट्स लगेंगे। और यही एक्चुअल मीनिंग है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्चुअल मीनिंग। क्या मीनिंग? कि भाई 80 से 30 तक उसका फॉलिंग टेम्परेचर होता है। इस पूरे प्रोसीजर के लिए कितना टाइम जाता है? 1 आवर। 1 आवर जाता है, 60 मिनट्स। उसमें से फर्स्ट हाफ के लिए, आई मीन फर्स्ट 25 डिग्री सेल्सियस के फॉलिंग टेम्परेचर के लिए उसको सिर्फ 15 मिनट लगेगा, बट रिमेनिंग के लिए क्या लगेगा? 45 मिनट्स। इसका एक्चुअल मीनिंग है बेटा, स्टेटमेंट का एक्चुअल मीनिंग यही है। जानना चाहते हो कैसे? जानना चाहते हो कैसे? बेटा यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, यही तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है कि जो हमारा फॉलिंग टेम्परेचर है, हमारा जो फॉलिंग टेम्परेचर है किस पे डिपेंड करेगा? एक्सेस टेम्परेचर पे। यही लिखा ना आप लोगों ने। अब एक बात बता, जब बॉडी का टेम्परेचर है 80 डिग्री सेल्सियस, तो कितना एक्सेस है? 50 डिग्री सेल्सियस। और जब बॉडी का टेम्परेचर है 55, तब कितना एक्सेस है? सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस। तो जब एक्सेस टेम्परेचर ज्यादा था, रेट ऑफ लॉस ज्यादा होगा, और जब एक्सेस टेम्परेचर कम हो गया तो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर थोड़ा स्लो हो जाएगा। जब स्लो हो जाएगा तो उसको ज्यादा समय लगेगा, और फास्ट है क्योंकि एक्सेस टेम्परेचर ज्यादा है, कम समय लगेगा। समझा? अगर नहीं समझा तो एक लाइव एग्जांपल देता हूं बेटा, वो तो समझेगा ही पक्का 110%। ये बेटा मान ले हम सब थोड़े बड़े हो गए, अब बड़े हो गए ना। अब तक हमारी दुनिया क्या थी? स्कूल से घर, घर से क्लास, क्लास से, मतलब तीनों जगह हमारी दुनिया खत्म हो जाती थी। अब थोड़े हम बड़े हो गए हैं, अब कॉलेज जाने लगे हैं। वो अलग बात है कि लॉकडाउन ने हमारे हाथ पर अभी तक बांध के रखे हैं, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आए होते। चलो, और 2-3 महीने का मेहमान है, अभी भगवान जाने। हम तो पहले से 2-3 महीना करते करते साल निकाल दिया, देखते और कितना। मेरे कहने का मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल बेटा। हम बड़े हो गए, पापा रोज हमको 100 रुपीज देते हैं। भाई आप लोग सुबह से शाम तक क्लास जाते हो, कॉलेज जाते हो, कीप 100 रुपीज आपका पॉकेट मनी लाइक दैट। पापा रोज का 100 रुपया देते हैं, मतलब रोज की हमारी औकात कितनी? 100 रुपये। बराबर है ना बेटा? हमारे रोज की औकात 100 रुपये, बराबर है। अब मान ले, प्लीज प्लीज इस एग्जाम्पल को नहीं सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको ही नहीं समझेगा बेटा। आज 1 तारीख को
पापा ने एक ही साथ पूरे महीने का 3,000 रुपया हमें दे दी। रोज रोज क्या देने का, जाए भाई बेटा रख, तू एक महीना अपना भी देख, अगले एक तारीख को फिर तेरे को 3,000 रुपये दे दूंगा। उस दिन तो हमारी जेब गरम, कहा हमारी औकात 100 की, आज 3,000, मतलब हमारी औकात 30 गुना बढ़ गई। हाँ या ना? तो उस दिन तो बेटा हम कॉलेज तो कत्ते ही नहीं जाएंगे, कॉलेज तो कत्ते ही नहीं जाएंगे। उस दिन मूवी देखने जाएंगे, और उस दिन अकेले भी नहीं जाएंगे, किसी को लेके जाएंगे। मैंने मेंशन किया दोस्तों को लेके जाएंगे, जो हमारा बेस्टीज रहता है उसको लेके जाएंगे मूवी देखने। और उस दिन तो बेटा हम लोग को नॉर्मल जो वड़ा पाव बेचता ना 12 रुपया 15 रुपया, उधर भी नहीं खाएंगे ना, हाइजीनिक नहीं है, नहीं खाने का ना, नहीं उधर नहीं खाने का। उस दिन मस्त होटल में जाएंगे और उसी सब खाने का 15 की जगह पे 75 रुपया भर के आएंगे। बराबर है? पता चला जो 3,000 रुपये हमें 30 दिन के लिए मिला है, वो पहले 10 दिन में ही 3,000 में से 2,000 छू, 2,000 क्या 2,500 रुपया गया। अब 500 रुपए में कुछ भी करके घर चलाना, आई मीन अपना खर्चा चलाना है। अब फिर अपना एडजस्टमेंट चालू हो जाएगा। एनी हाउ बेटा हम लोग कैसे खींच तान के तो महीना निकाल ही लेंगे। लेकिन बेटा सोच के देख, पहले हमारा एटीट्यूड क्या था, क्या है, ले चल, और अब क्या हो गया, सोच समझ के देना पड़ता है बेटा। है या ना? मेरा बात सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? और पता चला लास्ट का दिन 30 तारीख है, जेब में 20 रुपए ही बचे हैं, भूख लगी है, फिर वही वाकड़े पे वड़ा पाव दिख गया, फिर आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। इतना भी खराब नहीं होता यार, खा सकते हैं। 5 रुपए फिर भी बचाना है ना, बस से जाना है तो पैदल जाना पड़ेगा। मेरा बात समझ रहा बेटा मैं क्या समझ? तो पॉइंट ऐसा ही है, हमारे पास ज्यादा रहेगा तो एक्सेस फटाफट जाता है। दूसरा एग्जाम्पल थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, थोड़ा और बड़ा सोचते बेटा। मान लो कल तुम्हारा बर्थडे है और पापा ने तुमको 2 लाख रुपए दिए बेटा, क्या लाख, 2 लाख रुपए दिए रात को, और उन्होंने ये बेटा बोलते हैं, ऐसा कहते हैं बड़ा सोचो बड़ा हो जाएगा, गंदा नहीं सोचो बड़ा सोचो। ये बेटा प्लीज आप जरा सुनेंगे प्लीज। बस पॉइंट ऐसा है कि पापा ने 2 लाख रुपया दिया, 2 कंडीशन रखा कि तुझे 2 लाख रुपया खर्च करके आना है और रात को 10 बजे के पहले घर आ जाना है। ओनली 2 कंडीशंस। ये बेटा आप तो जस्ट वेट करोगे कि कैसे 10 बजे मॉल सब ओपन हो, सीधा इन्फिनिटी में, ऑर्बिट में, इन ऑर्बिट में, ओबेरॉय में घुसोगे बेटा। और तुम्हारा एटीट्यूड कैसा रहेगा? कोई चीज पसंद आई तो पार्सल, हम प्राइस देखने भी नहीं जाएंगे बेटा। क्यों? पता है ना बहुत पैसा है, एले चल हट, एले चल बेटा। ऐसे इस एटीट्यूड में हम लोग पैसे देंगे। पता चला शाम को 6-7 बजे कोई चीज पसंद आ गई, इज्जत अली में जाएंगे बेटा, उसका प्राइस चेक करेंगे, अपनी जेब चेक करेंगे और तब ओके बोलेंगे। समझो बेटा कितना डिफरेंस आ गया। पहले जब 2 लाख था, पता बहुत है यार, चलता है कुछ भी, हम प्राइस देखने भी नहीं और फटाफट डील किए। मे बी वो सस्ता डील होगा, बट तब तक हम बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं ना, कम पैसे आ गए ना हमारे पास, तो टाइम लगा ना उसका प्राइस देखने में, हमारा जेब देखने में, सोचने में, और तब हाँ बोलने में टाइम लगा कि नहीं बेटा? एग्जैक्टली वही चीज होता है बेटा। हमारे पास जितना ज्यादा एक्सेस पैसा रहेगा ना, उतना ऐसा फ्री जाता है, इजीली निकलता है पैसा हमारे हाथ में से। और पैसे की तंगी रहती है बेटा, तो वो सोच समझ के हम लोग धीरे धीरे कोई भी काम करते हैं। होप आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। वही चीज यहाँ पर भी है, जब एक्सेस वाला पार्ट ज्यादा है, हीट फटाफट बाहर निकलेगा, जब एक्सेस वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाएगा तो स्लो निकलेगा। मेरा बात सबको समझा? यही रीजन है वहां पे देखो, जब एक्सेस टेम्परेचर, मतलब जब बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, तो 80 से 55 कितने टाइम में आ गया? 15 मिनट में। बट 55 से 30 आने में कितना टाइम लग गया? 45 मिनट्स।
जब वो 80 है तो एक्सेस टेम्परेचर कितना है बेटा, बोलो 50 डिग्री सेल्सियस। बट यहाँ पे आएगा तो एक्सेस सिर्फ 25 का है ना। यही रीजन है बेटा कि यहाँ पे क्या लगेगा, बोलो ज्यादा समय लगेगा और यहाँ पे कम समय लगेगा, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये बेटा कहने के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फिजिक्स है, बट है तो हमारा रियल लाइफ ही नहीं। यही तो मैं हमेशा बोलते आया हूँ, इस फिजिक्स को फिजिक्स के नजरिए से मत देखो, अपने रियल लाइफ के नजरिए से देखो, मजा आएगा आपको भी पढ़ने में। बोरिंग जैसा मत फील करो, है कि नहीं। उसको एक याद रखो, चेत उसको उधर साइड में लिख लो, आपको याद रहेगा हमेशा। तो इसके साथ हमारा टॉपिक खत्म, ठीक है। अब हमको इसका लिस्ट ऑफ फॉर्मूले देना और न्यूमेरिकल्स करना है। कम ऑन बेटा। हाँ लिख लो बेटा इसे, एग्जाम्पल के तौर पे अपने लिए लिख के रखो इसे।
डन, रब करे, लास्ट 1 मिनट। ओके, चलो यहाँ देखो साहब, सब यहाँ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले देख लो एक बार। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, सबसे पहला इस टॉपिक का स्टार्ट कहां से किया था हम लोगों ने? स्टार्टिंग पेज कौन था जो बोला पहले पेज से? कौन था वो? वो बोला मेंटल है, मेंटल है। पहले पेजेस का स्टार्ट किया था, पहले पेज में तो मेजरमेंट था, मंद यानी बोलते हैं लोग। मेरे मतलब था सबसे पहले क्या पढ़ा था हम लोगों ने? सबसे पहले टेम्परेचर का डिफरेंस पढ़ा था, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। तो एक काम करो, जरा पहले नोटबुक बुक सब बंद करो अपना अपना, और सिर्फ यहाँ देखो, और मुंह तो बंद ही रखना। फर्स्ट वन, x degree Celsius is x plus 273 Kelvin, and x Kelvin is x minus 273 degree Celsius. Second, T upon 5 f minus 32 divided by 9, ये डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन फैक्टर। देन थर्ड, ऐसे तो 3 लॉस अलग अलग पढ़े थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलो-साइक्स लॉ, बट तीनों को मिला के हमारे इक्वेशन क्या था यहाँ पे? P1 V1 T1 equals to P2 V2 T2, और इन्हीं से हम लोगों ने आइडियल गैस इक्वेशन बनाया था, PV is equals to nRT. PV is equals to nRT. Yes. What is the fifth one? Fifth one, हम इसके बाद आ गए थे लीनियर एक्सपांशन, एरियल एक्सपांशन एंड सुपरफिशियल एक्सपांशन। अगर हम बात करते हैं लीनियर एक्सपांशन की, तो पहला चेंज की बात थी, LT माइनस L0 इज अल्फा L0T। फिर अल्फा का इक्वेशन था LT माइनस L0T, और तीसरा जो फॉर्मूला था LT इक्वल्स टू L0 1 प्लस अल्फा टी। यस, देखा जाए तो एक ही लिखे तो बस हो गया, एक में ही तीनों भी है ना, तो तीनों अलग अलग लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर AT माइनस A0 बीटा A0T, बीटा A0T, बीटा इक्वल्स टू AT minus A0, A0T, and AT is equals to A0 1 plus beta T.
1 plus beta t 7 bt minus v0 gamma v0 t. So gamma is bt minus v0 t, and next Vt equals to V0 1 plus gamma t. Yes. 8 alpha is to beta is to gamma 1 is to 2 is to 3. बराबर है। इसके बाद कहाँ गए थे बेटा हम लोग बोलो। इसके बाद स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, ये सब में हम आ गए थे। 9 स्पेसिफिक हीट dq by m dt, 10 molar specific heat dq by n dt, 11th one, what is the 11th formula? Molar specific heat is molecular weight times principal specific heat, yes or no? And then आगे थे latent heat. What is latent heat? Latent heat को हम लिख सकते हैं, latent heat L is equals to Q by M. Yes. 13 temperature gradient. Temperature gradient dt by dx. Then coefficient of thermal conductivity, क्या था बेटा बोलो? Coefficient of thermal conductivity Q is equals to K A dt by dx into T. 15 thermal resistance, क्या था बेटा बोलो? याद आ रहा है? It was x upon AK. Yes or no? X upon AK. 16th. अभी हम लोगों ने पढ़ा ना बेटा लास्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। डी बड़ू टी, डी छोटू टी, सी टी माइनस टी। यस, चलो बेटा छाप लो इसको। हाँ, उसी में है ना बेटा। लिख दे क्या उसको भी? इसको यही हमारा ऐसा था ना, P1 माइनस P2 डिवाइड बाय P कंडक्शन, ऐसा ही था ना। उसका भी नाम आ गया, होगी खुश। कॉन्सेप्ट्स तो यही सब रहेंगे, फिर उसमें जो न्यूमेरिकल्स दूर करो या फिर बहुत हाई फाई लगता है, इसको भी आगे है, इससे भी आगे का होता है।
या आप बोल सकते हैं बेटा अभी आप इसको नहीं सॉल्व कर पाओगे रीजन बस क्या है थोड़ा सा बड़ा हुआ है क्योंकि आधा पढ़ने का बात कुछ कुछ वैसे ग्रेविटेशन वो ऊपर आप खुला कर सकते हैं ग्रेविटेशन कर सकते हो हाँ उन्होंने साउंड वाला भी कर सकते हैं क्योंकि ना कैसा ना उसमें आधा तो सिर्फ डॉपलर पे सिर्फ डॉपलर के साउंड कर सकते हैं अगर पूरा साउंड का इनपुट डालोगे तो 11 का दोनों साउंड का रहेगा उसमें देखो ये हार्मोनिक बोर्ड को पता ही नहीं क्या हो तो फ्रंट में है ना सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वो भी आ जाता है वो भी आ जाता है ट्वेल्थ में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी है मैग्नेटिज्म भी है करंट भी है चलो समझ पे आ जाए क्या
चलो आगे बढ़े। Okay. Okay. Page number 140. Solve the following problems. उसमें फर्स्ट वाला सम जरा पढ़ो, देखो समझा है क्या। फर्स्ट सम चलो यहाँ देखो, पढ़ा सब, क्या पढ़ा बता। पहले बेटा, बाद में बात कर रहे हैं। ओके, सी यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, तेरा समझने का कोशिश करो तो ये सब समझ में आएगा। सी लास्ट, बाद में लिख बेटा, पहले समझ ले। इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ द लिक्विड। जैसे एक्सपांशन ऑफ सॉलिड पढ़ा था, वैसे एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझने का कोशिश करो। यहाँ पे इस फ्लास्क में हमने लिक्विड फिल किया है अप टू लेवल P। जब हम इसको हीट सप्लाई करने का स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका लेवल राइज होगा, R तक आ जाएगा मान लो। तो उसका एक्सपांशन कितना हुआ, दिस मच वॉल्यूम। इसको वॉल्यूम ही बोलेंगे, लेंथ तो नहीं बोलेंगे। ये जो वेसल है फ्लास्क वो 3D है ना बेटा, एरिया भी है और लेंथ भी है। ऐसा दिख रहा है सिर्फ लेंथ वाइज, बट उसका एरिया भी तो है ना। इससे इतना वॉल्यूम एक्सपांड होगा कि नहीं, PR वॉल्यूम PR उसका एक्सपांड हो जाएगा, आया ना।
बट आप गलत सोच रहे बेटा, उसका एक्सपांशन पीआर का नहीं होगा, उसका एक्सपांशन क्यूआर का होगा। आप बोलोगे सर क्यों क्यूआर का होगा? क्योंकि जैसे हम इस वेसल को हीट सप्लाई करेंगे, हमारे वाटर का लेवल नीचे आ जाएगा, या उस लिक्विड का नेचर लेवल नीचे आ जाएगा, क्यू पे आ जाएगा। पूछोगे नहीं सर तो एक्सपांशन की वजह से बढ़ना चाहिए, कम क्यों हो रहा है? ए बेटा मेरी बात सुन, लिक्विड कहाँ पे है? फ्लास्क के अंदर। फ्लास्क क्या है? सॉलिड। जब हीट सप्लाई करेंगे तो सबसे पहला हीट किसको रिसीव होगा? सॉलिड को। और ऑन हीटिंग सॉलिड एक्सपांड होगा कि नहीं? लिक्विड उतना ही रह गया, बट सॉलिड का साइज थोड़ा एक्सपांड हो गया, मतलब सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ गया ऑन हीटिंग, और लिक्विड का वॉल्यूम उतना का उतना ही है। इसके लिए लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और समझो कम होके कहां पर आ गया? क्यू पे। और अब उससे लिक्विड को हीट रिसीव होने का स्टार्ट होगा, तो सीधी सी बात है एक्सपांड होगा। और समझो आर लेवल तक एक्सपांड हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी क्यू को। व्हाट इज वॉल्यूम पी क्यू? पी क्यू क्या है? इट इज expansion of vessel. It is what? और PR को क्या बोलेंगे? Apparent expansion of liquid. Liquid का apparent expansion. Apparent का मतलब होता है जो सच्चा नहीं है, जो झूठा है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? apparent. हमको तो इतना ही पता है, पी लेवल तक हमने लिक्विड रखा था, अब वो आर पे आ गया, तो हमें तो इतना ही दिखेगा कि भाई इतना एक्सपांशन हुआ। बट ये तो झूठा वाला है ना, सच्चा वाला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा है उसका रियल एक्सपांशन ऑफ लिक्विड। मेरा बात सबको समझा है? सबको समझा बेटा? कुछ भी डाउट नहीं है इसमें? श्योर कुछ भी डाउट नहीं है? फाइन, सबको समझा ना? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते, बोलो? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम क्यू आर इक्वल्स टू वॉल्यूम PQ प्लस वॉल्यूम PR। वॉल्यूम QR इक्वल्स टू वॉल्यूम PQ वॉल्यूम PR। आया ना? इसको हम क्या बोलेंगे? QR को। व्हाट इज QR? रियल एक्सपांशन। PQ क्या है? एक्सपांशन ऑफ वेसल। और ये क्या है? अपैरेंट एक्सपांशन। आया ना? व्हाट इज द रियल एक्सपांशन? क्या लिख सकते बेटा? वो चेंज इन वॉल्यूम है कि नहीं? तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है चेंज इन वॉल्यूम का? इन जनरल Vt माइनस V0 इज गामा V0t। यही है ना चेंज Vt। तो यहाँ पे जो चेंज है वो QR का है, PQ का है और PR का है। तो यहाँ पे रियल एक्सपांशन पे क्या लिखेंगे? गामा V0t। इधर भी क्या लिखेंगे? गामा V0t एंड गामा V0t। बट फर्क क्या बेटा बोलो? यहाँ पे ये जो है वो रियल वाला एक्सपांशन है, यहाँ पे जो एक्सपांशन ऑफ वेसल और ग्लास है, ग्लास और वेसल बोल दो बेटा, और इसको क्या बोल देंगे? ए अपरेंट एक्सपांशन। V0t कॉमन, V0t के साथ स्वाहा, तो क्या हो गया बेटा बोलो? गामा R इक्वल्स टू गामा G
गामा ए। ये सबको समझा बाबू? ये नया कॉन्सेप्ट सबको समझा है? वो जो सम है इसी के बेसिस पे है, तो मैं चाहता हूँ पहले सब छाप लो, पर ये जो यहाँ पे लिखा है ना उसको इधर किधर साइड में लिख लेना, तो आपको समझ में आएगा हम लोगों ने ऐसा आया कैसे। सबको समझा क्या अच्छे से? छाप लो। कैसा बना है? मैच देख रहा है, मैच देख रहा है।
वो वही तो पूछा, मैच देख रहा है ना कितना होगा, कितना हुआ वही जो भी देखा। एक काम कर, देख अच्छे से देख कितना विकेट कौन गया। ओपनिंग आए थे तो विकेट कैसा गया? रोहित शर्मा और केएल राहुल। अब एक काम कर, उस मोबाइल को इधर रख, 10 मिनट के बाद फिर चेक करें। बराबर ऐसे कर दिमाग भटकेगा, रख उधर। 10 मिनट के बाद ऑफिशियली चेक करना, बस उसको पलटी मार कर। कोई भी काम अच्छे से करना। भाई कुछ होगा तो बोला ना, मैं तुम्हारे साथ, पर सब फालतूगिरी करेगा तो देखना। मेरे को भी पता है, मेरे को भी है। देखना एक बार अच्छे से देखेंगे, बंद कर दे दिमाग ऐसा, तो आधा करेगा तो तेरे नुकसान है, फिर तेरा दिमाग डिस्टर्ब होगा। चलो आगे बढ़े। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं क्या? एक बार फिर से चल देख, यहाँ पे लास्ट टाइम सब यहाँ देखो, सब कैसा है। ये हमारा वेसल था पूरा, हमने लिक्विड कहाँ तक लिया बेटा, बोलो पी तक। पी मार्क तक हम लोगों ने लिक्विड को फिल किया हुआ है। जैसे हीट सप्लाई करने का स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हीट किसको रिसीव होगा? वेसल को। तो जो वेसल है वो ग्लास है, वो पहले एक्सपांड होगा, तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही है, ग्लास का वॉल्यूम बढ़ गया, जिसकी वजह से उसका लेवल नीचे आ जाए, क्यू पर आ गया। अब क्यू से क्या होगा बेटा, बोलो? लिक्विड को हीट रिसीव होने का स्टार्ट होगा और अब उसका एक्सपांशन स्टार्ट होगा, और एक्सपांड होकर क्यू से कहां तक आगे बेटा, बोलो? आर तक। क्यू से कहां तक आगे? आर तक। तो इस पीक्यू को क्या बोलेंगे? एक्सपांशन ऑफ द वेसल या एक्सपांशन ऑफ द ग्लास। इसको बोलेंगे अपरेंट एक्सपांशन। अपरेंट क्यों? झूठा क्यों? क्योंकि हमने मार्क किया था पी तक एंड फाइनली आ गया आर तक। दिस इज नथिंग बट जस्ट द एक्सपांशन ऑफ द अपरेंट एक्सपांशन, बट रियल क्या है? क्यू से आर तक। बस वही मैंने यहाँ पे लिखा, वॉल्यूम क्यू आर। ये पूरा वॉल्यूम बात रे, दिस वॉल्यूम इक्वल्स टू दिस वॉल्यूम प्लस दिस वॉल्यूम, वही लिखा है यहाँ पे। बट इसको क्या बोलेंगे? रियल एक्सपांशन। इसको क्या बोलेंगे? एक्सपांशन ऑफ द वेसल। इसको क्या बोलेंगे? अपरेंट एक्सपांशन। इसका वैल्यू से कहां से लिखा? इस फार्मूले के बेसिस पे लिखा, और ये आंसर। ठीक है, चलो अब वो सबको पढ़ो और देखो समझाए क्या। Okay. First one. A glass flask has volume this much. It is filled with liquid at 30 degrees Celsius. If temperature of the system is raised to 100 degrees Celsius. अच्छा देख, actual volume दिया है 1 into 10 power minus 4 meter cube. Actual volume. First sum data V0 कितना दिया? 1 into 10 power minus 4 मीटर क्यूब, बराबर है बेटा। ये एक्चुअल वॉल्यूम किसका है? लिक्विड का भी है और ग्लास का भी है, क्योंकि वो लोगों ने बोला उस ग्लास का जो वेसल है उसको फुल फिल किया, फुल ऑन फुल किया बेटा। तो दोनों का एक्चुअल वॉल्यूम क्या हो गया? V0 1 into 10 power minus 4 meter cube. It is filled with liquid at 30 degrees Celsius.
मतलब T1 का डिग्री दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, T2 का वैल्यू दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस. How much of the liquid will overflow? Coefficient of volume expansion of the glass. So gamma for the glass is how much? 1.2 into 10 power minus 5 per degree Celsius, and gamma for liquid कितना है? 75 into 10 power minus 5 per degree Celsius. तो क्या चाहिए बेटा बोलो? टू फाइंड, एक बात बताओ, कितना वाटर ओवरफ्लो होगा? अब मेरी बात सुन बेटा, हीट तो दोनों को हम सेम ही सप्लाई कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर 30 पे था, वेसल का भी और लिक्विड का भी, क्योंकि शायद वही सराउंडिंग का टेम्परेचर हो, और उसको 100 तक लेके गए. उस हीट की वजह से वेसल भी एक्सपांड होगा, लिक्विड भी एक्सपांड होगा. अगर मान लो, केसेस देखो भी ध्यान से, वेसल का एक्सपांशन ज्यादा हुआ और लिक्विड का एक्सपांशन कम हुआ तो ओवरफ्लो होगा ही. बराबर है? अगर मान लो लिक्विड का एक्सपांशन ज्यादा हो गया और वेसल का एक्सपांशन कम हुआ तब तो ओवरफ्लो होगा. अगर ऐसा हुआ कि दोनों का इक्वल एक्सपांशन हुआ फिर भी वाटर ओवरफ्लो नहीं हो, क्योंकि दोनों कट टू कट था ना, जितना एक्सपांशन इसका हुआ उतना एक्सपांशन इसका भी हो गया, उतना ही रह जाएगा. बट यहाँ पे वो लोग पूछ रहे हैं कितना ओवरफ्लो होगा, मतलब डेफिनेटली वाटर का एक्सपांशन ज्यादा होगा और वेसल का कम होगा. तो जितना ज्यादा होगा, आई मीन जो दोनों का डिफरेंस होगा, उतना वाटर क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा. ये सबको समझा मैंने क्या बोला? पक्का सबको समझा? मतलब क्या चाहिए उनको बोलो, क्या चाहिए उनको बोलो? VT माइनस V0, VT माइनस V0, इसका एक्सपांशन और इसका भी एक्सपांशन, दोनों का डिफरेंस. बट एक इसका एक्सपांशन है लिक्विड का, एक इसका है ग्लास का. ये डिफरेंस ही क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा ना बेटा, वो डिफरेंस ही ओवरफ्लो हो जाएगा. यहाँ पे किसी कुछ डाउट है क्या? पक्का नहीं है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? फॉर्मूला VT माइनस V0 इक्वल्स टू गामा V0T. बराबर है? गामा V0T. तो यहाँ पे कैलकुलेशन एक बात बोलो, यहां से भी पता चल रहा है कि लिक्विड ज्यादा एक्सपांड होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन कितना? 1.2 into 10 power minus 5 और इसका कितना? 75 into 10 power minus 5. तो इसका गामा का वैल्यू ज्यादा है ना, मतलब ये ज्यादा एक्सपांड होगा. इसका गामा का वैल्यू कम है, मतलब वो कम एक्सपांड होगा. ये ज्यादा एक्सपांड होगा तो एक्सेस वाला पार्ट ओवरफ्लो हो जाएगा. यस, सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? फर्स्ट पार्ट में VT minus V0 of the liquid is V0 gamma of the liquid rise in temperature. तो V0 का वैल्यू क्या है? 1 into 10 power minus 4. लिक्विड का कितना दिया है? 75 into 10 power minus 5 and rise in temperature है 100 minus 30. 100 minus 30 तो ये 70 हो गया बेटा. तो 75 into 70 into 10 power minus 5. 1 तो ऐसे कुछ मतलब नहीं है. 75 और 100 minus 30 70. ये बेटा 7 5 35, 3 7 7 14 and 3 52. मतलब 5.2. अच्छा एक काम सुनो, ये 0 भी तो था ना, तो 1 2 3 प्लस शिफ्ट कर दिया तो 10 पावर माइनस 2. दिस मच मीटर क्यूब, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम है. हाँ सॉरी सुनो मेरी बात सुन. -5 -4 -9
तो -5 को लिखा ना, ये -4 -5 -9, सोच ले एक बार, ये -4 है बराबर है -9, और ये कितना हो गया बेटा बोल, 3 प्लस शिफ्ट किया तो +3, -9 +3 -6, अब ठीक है। सोच लो एक बार बेटा, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, तीनों का वैल्यू रख दिया, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 75 100 - 30 70, -5 -4 -9, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5250, 3 प्लस शिफ्ट किया तो +3 और -9 -6, ठीक है। अब सेकंड क्या करेंगे, VT - V0 for the glass, V0 gamma for the glass rise in temperature, कितना हो गया, 1 × 10⁻⁻4, 1.2 × 10⁻⁻5, और ये तो 70 है ना बेटा, 70। सुनना मेरी बात, पॉइंट इस 0 से निकल जाएगा, पॉइंट इस 0 से निकल जाएगा, दिस इज 12 7 7 84 into 10⁻⁹। एक बात बोलूं, हमको इसको सब्ट्रैक्ट करने का है ना, जब कभी भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है तो दोनों का पावर क्या होना चाहिए, सेम। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, या तो इसको 9 में कन्वर्ट करो या इसको 6 में कन्वर्ट करो, ऑलरेडी 6 कर दिया तो कर दिया, अब इसी को एडजस्ट कर लो बेटा। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, -9 से -6 करने के लिए डेसिमल को 3 प्लेस, 0.084 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब बराबर है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, आपको आंसर आ जाएगा बेटा। सबको समझा, तो नीचे क्या लिखोगे, हाँ बोल, 0.0 तो लिखा मैंने, इनविजिबल था बेटा, मैं बोला ना 3 प्लेस, तो 1 2 एक 0 आएगा तभी 3 प्लेस होगा, समझा। अब इसमें से इसको माइनस करो, यू विल गेट, क्या लिखोगे, देयरफॉर अमाउंट ऑफ लिक्विड विल ओवरफ्लो इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, आंसर आ जाएगा। कम ऑन इंडिया, डू इट।
ये चलो डन, जल्दी लिखो। Okay. Next sum. See the second sum. रब करें. सेकेंड सम में कहता है which will require more energy hitting 2 kg of block of lead by 30 Kelvin or hitting 4 kg of block of copper by 5 Kelvin. उनका स्पेसिफिक हीट भी दिया हुआ है. ठीक है, देखो डेटा में कैसे लिखेंगे. सेकेंड सम पहले बॉडी का मास मतलब मास ऑफ, अच्छा m1 लिखो ना, क्या फर्क है. m1 कितना दिया है 2 kg, उसका स्पेसिफिक हीट s1 कितना दिया है बेटा बोलो. 128 जूल पर केजी पर केल्विन. और उसका राइजिंग टेम्परेचर कितना है, T कितना दिया बेटा बोलो. dt लिखो, dt कितना है 30.
30 केल्विन। वैसे M2 का वैल्यू कितना दिया उन लोगों ने 4 kg, 4 kg, और उसका राइजिंग टेम्परेचर 5 kg, मतलब S2 is equals to 5 K, sorry DT1 DT2 5K, और उसका स्पेसिफिक हीट कितना दिया 387 जूल पर केजी पर केल्विन। चाहते क्या बेटा बोलो, किसने ज्यादा हीट एब्जॉर्ब किया, किसको ज्यादा हीट गेन किया? तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे Q1 इज इक्वल्स टू व्हाट, Q2 is equals to what? dQ1 dQ2 dQ2। फॉर्मूला क्या लिखेंगे? D1 is equals to M1 S1 DT1। अरे आप तो बोलो, यही फॉर्मूला। और क्या होगा M2 M1 कितना दिया है 2 kg, S1 128, दिस इज 30। सॉल्व करो कितना आता है, दैट मच जूल। यहाँ पे M2 का वैल्यू कितना बेटा बोलो 4 kg, S2 का वैल्यू 387 और DT2 5। सॉल्व करो दैट मच जूल। यस, जो भी आएगा दोनों को सॉल्व करो, देखो आपको खुद पता चल जाएगा किसको ज्यादा हीट एनर्जी लगेगा। मेरे को लग रहा है शायद कॉपर को, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा है ना बेटा। वाला वाल पे कौन, वाला वाल पे विराज, विराज तू विराज वाला
अहमदाबाद So next time.